हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको पॉलिटी पढ़ाई थी कि जिसमें कि मैंने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे सामने आ रहा है वो देखिए आया है आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। आप इसका मतलब आसानी से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इसका जो अर्थ है समान नागरिक संहिता, इसका अर्थ है पथ निरपेक्ष, जिसे कि आप इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर, ठीक है। और इस पूरे आर्टिकल का मतलब ये है सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाना, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि आर्टिकल 44 किस में आता है। तो ये एक नीति निर्देशक तत्व में आता है, जिसे कि आप DPSP बोलते हैं। DPSP का मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है मैं आपको बता दूं। मैंने आपको ये बताया ना कि नीति निर्देशक तत्व में आता है ये DPSP, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं DPSP और हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन से भाग में आते हैं और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं, ठीक है। और भाग 4 में आते हैं। क्या आता है? DPSP आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको पता चल गया 44 में क्या है, ठीक है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए DPSP लिया कहाँ से गया, तो आयरलैंड से ये लिया गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा आर्टिकल क्या कहता है 45। इम्पॉर्टेंट है ये भी, और 44 भी इम्पॉर्टेंट था। देखिए 44 है हमारा, सॉरी 45। देखिए 45 हमारा कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, है ना, उनके लिए शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो 45 आपको याद रखना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रावधान किया गया आर्टिकल 45 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है 46, ठीक है। 46 आर्टिकल में देखिए क्या कहता है 46। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको लर्न नहीं करना है, बस इतना पता होना चाहिए। अनुसूचित मतलब SC ST की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। SC ST की जो जाति वाले लोग होते हैं, ठीक है, और जो अन्य कमज़ोर वर्ग के होते हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, और उनके हितों को बढ़ावा देना चाहिए। आर्टिकल 46 ये कहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर आता है 50 मतलब 50, आर्टिकल 50। लेकिन मैं आर्टिकल 50 पढ़ाने से पहले मैं आपको आर्टिकल 48 बताना चाहूँगी। आर्टिकल 48 का ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से, इसमें नहीं है तो मैं अलग से बता रही हूँ आपको, ठीक है। आर्टिकल 48 का क्या कहता है? पर्यावरण एवं वन संरक्षण की बात करता है, ठीक है। मतलब पर्यावरण और वन को संरक्षित करना, मतलब जिसमें पर्यावरण की बातें की जाए, वन को संरक्षित रखने की बातें की जाए, वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 48 का, ठीक है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 50 मतलब 50, ठीक है। अब देखिए 50 हमारा आर्टिकल कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ, कार्यपालिका जो कार्य करती है, ठीक है, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका जो न्याय करती है वो न्यायपालिका हो गई। उन दोनों का क्या करना है?
सेपरेशन करना है, ठीक है। तो यही हमारा क्या आर्टिकल 50 कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये हमारा आर्टिकल 50 कहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है 51, ठीक है। 51 आता है 51, आर्टिकल 51, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, आप समझ रहे हैं ना, मतलब इंटरनेशनल कुछ भी होता है वहाँ पे पीस बना करके रखना, वहाँ पर सिक्योरिटी मतलब बना करके रखनी है, सुरक्षा मतलब बना करके रखना है और शांति बना करके रखनी है अगर इंटरनेशनल कुछ भी होता है तो। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 51 कहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 51A, ठीक है। आर्टिकल 51A क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य की बात करता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 है, ठीक है, भाग 4 में, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। अब देखिए यहाँ पर 51A की बात हो रही है, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मैंने आपको कल फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं, 51 का में आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बातें वो आप सुन लीजिए। देखिए ये भाग कौन से में आ जाएंगे, 4 का में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, 4 का, ठीक है। कौन से भाग में आएंगे, 4 का भाग में आएंगे, ठीक है। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, तो 11 है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है मतलब मौलिक कर्तव्य है, वो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 11वां 46वां, मतलब मैं बता रही हूँ 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये जो मौलिक कर्तव्य है इनको किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया संविधान में, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना, जिसमें जो कि 42वां अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। अब देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये आयरलैंड, सोवियत संघ रूस से ली गई हैं। यूएसएसआर जिसको आप बोलते हैं, उसको इस टाइम रूस बोला जाता है, पहले यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है। 1991 तक यूएसएसआर ही था, ठीक है। उसके बाद विघटन हो गया, कई देश टूटे, फिर ये रूस बन गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 72 क्या कहता है, कुछ मामलों में क्षमा, सस्पेंड, प्रेषण या हंगामा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। हाँ देखिए मैं आपको बता रही थी आर्टिकल 72 जिसमें कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल 52 से 78 तक आते हैं, और भाग कौन से, भाग 5 में आते हैं, तो याद रखिएगा। और इनको कितने प्रकार की वो कर सकते हैं, तो ये 5 प्रकार की क्षमादान दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आ चुका है, देखिए 74, आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा, मंत्री परिषद होगी, मतलब पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा उनको सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को। तो मंत्री परिषद का पार्ट कौन होता है, प्रधानमंत्री ही तो होते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और सहायता देने के लिए कौन होता है, मंत्री परिषद होती है। आर्टिकल 74 ये कहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आ रहा है भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76, ठीक है। आर्टिकल 76 है भारत का महान्यायवादी। अब देखिए भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन, उनका नाम क्या था। तो MC सीतारमण जो थे वो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, और जो इस टाइम में जो कि 15वें नंबर के हैं वो उनका नाम है KK वेणुगोपाल। तो ये दो चीज़ें आपको फैक्ट इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है, इस आर्टिकल के साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य जैसा कि राष्ट्रपति को सूचना देने आदि का सम्मान करता है ना, राष्ट्रपति को सूचना देना है ना, और आदि का सम्मान करता है। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा है ये आर्टिकल। प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है जैसे कि राष्ट्रपति को सूचना देना, आदि का सम्मान करता है, ठीक है। तो जो लिखा है बस यही पढ़ना, इसमें कुछ खास नहीं है, ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 110, मतलब 110, ठीक है, मतलब 110 आर्टिकल। वैसे आप 110 पढ़िए, 110 ना पढ़िए, ठीक है, ये मैथ नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा कहता है, ठीक है। अब देखिए धन विधेयक की बात आई है तो मैं आपको कुछ बता दूं। धन विधेयक से आप समझ ही रहे होंगे कर का लगना या हटाना, ये भी धन विधेयक। अगर देखिए धन की बात आ रही है तो जहाँ मतलब सरकार में जो भी धन का कोई कुछ भी होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, धन विधेयक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर विधेयक की बात आई है तो संसद में जो कानून बनता है वो कौन बनाता है, कैबिनेट बनाता है। तो कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो कानून की रूपरेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर धन विधेयक की बात आ रही है तो धन विधेयक हमेशा किस में पेश किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और इससे मतलब जो पैसे से रिलेटेड जो भी होता है वो सारे विधेयक किस में आते हैं, वो धन विधेयक में आते हैं, ठीक है। कर का लगना, हटाना या संचित निधि से धन निकालना या डालना, है ना, तो ये सारा धन विधेयक में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा आर्टिकल आ रहा है 112, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें कि बजट की बात कही गई है। देखिए आपको संविधान में कहीं भी आपको बजट के नाम से कुछ नहीं मिलेगा। बजट की जगह संविधान में लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो ये चीज़ पहले याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछता है बजट किस में है तो आप क्या बताओगे कि बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से 112 आर्टिकल में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो बजट कब पेश होता है तो ये भी पता होना चाहिए, फरवरी के पहले सप्ताह में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी बजट की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, बजट बनता है हर चीज़ का अलग अलग। तो आज का सेशन हम लोग बस इतना ही रखेंगे दोस्तों। तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा, ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी हमारी। और अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लीजिए। और अगर आप कुछ भी मतलब बताना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आप हमें SMS या फिर कुछ भी करके बता सकते हैं या बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।